हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात यथातथ अवकल समीकरण का ये आज दूसरा वीडियो है। इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो था दोस्तों, वो आपने देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में अर्थात जो इसका फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, फिर उसके बहुत सारे एग्जाम्पल, फिर हमने ये भी देखा था कि कोई दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है, अर्थात कोई दिया हुआ अवकल समीकरण यथातथ है कि नहीं है, इसका क्या, उसका नियम क्या होता है, किस तरीके से हम उसको चेक करते हैं। तो बहुत बेसिक वीडियो था दोस्तों, उसको जरूर देखिएगा आप। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो और अगर वो एग्जैक्ट हो तो उसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा, ये आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इसके जो पहले वाला जो चैप्टर है, अगर उसके वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसके भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं, ठीक है। हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले हमको दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को व्यापक रूप से तुलना करना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, ताकि आप अगर मतलब जैसे हमको अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अवकल समीकरण अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ तब, एग्जैक्ट अर्थात यथातथ, तो कब होता है एग्जैक्ट? सिर्फ और सिर्फ तब जब डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। अर्थात ये दोनों बराबर होंगे, सिर्फ तभी दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म वाला होगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे तब। दोस्तों, ये क्या है? ये डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई है, अर्थात एम का आपको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का बोलने का मतलब ये होता है कि आप जब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, उस समय एक्स के साथ आपको कांस्टेंट की तरह व्यवहार करना है, एक्स वहां पे कांस्टेंट की तरह रहेगा, ठीक है। और वैसे ही डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स जब हम पता करेंगे, यानी कि ये एक्स के रिस्पेक्ट में जब एन का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, उस समय आपको y के साथ कांस्टेंट की तरह बिहेव करना है, ठीक है। यानी जहां जहां y दिखेगा समझ लो जैसे कांस्टेंट के साथ आप जो व्यवहार करते हो डिफरेंशिएशन करते समय, वही व्यवहार आपको y के साथ करना है। जब हम सवाल बनाएंगे तो ये चीजें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, तो यहाँ पे m और n कौन है? ये m भी कौन है? x और y का फंक्शन है, और n भी कौन है? x और y का फंक्शन है। तो दोनों ही x और y के फंक्शन हैं, ठीक है। तो देर किस बात की, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन देखिए, दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, अर्थात दिया हुआ अवकल समीकरण है, ठीक है। आप इसको पूरा लिखिएगा, 1 प्लस 4xy प्लस 2y² dx प्लस 1 प्लस 4xy प्लस 2x² dy बराबर 0, इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, किससे? इसका जो व्यापक रूप होता है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, उससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिए हुए अवकल समीकरण की तुलना, अर्थात दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन की तुलना हम किससे करेंगे? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 से करेंगे, ठीक है। हम व्यापक रूप किससे करेंगे? ये ऐसा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप देख लीजिए कि m कौन है, जो dx के साथ होता है वो m है, ठीक है। तो dx के साथ यहाँ ये है तो ये m है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ m बराबर 1 प्लस 4xy प्लस 2y²,
n कौन है? जो dy के साथ होता है। तो dy के साथ कौन है? ये पूरा, तो ये n है। तो n बराबर कौन है? 1 प्लस 4xy प्लस 2x²। दोस्तों पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम यहाँ पर चेक करेंगे कि दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है, और उसके लिए ये वाला हमको चेक करके देखना पड़ेगा। अगर ये एग्जैक्ट हुआ तो इसका तुरंत सॉल्यूशन आ जाएगा, परंतु अगर ये एग्जैक्ट नहीं हुआ तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि इसको एग्जैक्ट में हम लोग बदलेंगे, तब जाके सॉल्व करेंगे। तो चलिए चेक करके देखते हैं। तो चेक करने के लिए आपको डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई निकालेंगे, अर्थात जो एम है उसका आपको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, अर्थात x को कांस्टेंट मान के चलना है। ठीक है, तो चलिए बता दीजिए क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। देखो 1 तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अपन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए 4x पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा। तो 4x कांस्टेंट और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 होगा, अर्थात यहाँ 4x आएगा प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अपन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2 है, 2 पहले से है तो ये हो जाएगा 4y। अब डेल्टा n बाई डेल्टा एक्स, n का x के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों तो 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 4xy लिखा है, क्योंकि अपन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए y को कांस्टेंट है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो भी कैसा वाला है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल है, डेल्टा है लिखे ना, मतलब पार्शियल है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए आपको क्या करना है, y को कांस्टेंट लेना है। 4 तो है ही कांस्टेंट, तो 4y पूरा का पूरा कांस्टेंट, और x का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो जाएगा। चलिए यहां से देखो x स्क्वायर का 2x होगा, 2 सामने आएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, क्या ये दोनों बराबर है? 4x प्लस 4y, ये भी 4x प्लस 4y है, दोनों इक्वल है। तो आप लिखेंगे क्योंकि, अर्थात सिंस डेल्टा m बाई डेल्टा y बराबर डेल्टा n बाई डेल्टा x, देयरफॉर, अतः दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, यथातथ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप निश्चिंत हो चुके हैं, डायरेक्ट अब इसका आप सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। अब हमारा काम है इसका सॉल्यूशन पता करने का। पहला पड़ाव यही था, हमको चेक करना था कि दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, तो वो हमने पता कर लिया। अब हमको इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो चलिए अब सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं उसको भी। दोस्तों तो पहले वो जो जगह बाजू में बची है उसको मैं देखता हूँ, यहाँ पे ये ऐसा। ठीक, चलिए अब आपको पूरा क्लियर नजर आएगा। तो दोस्तों देखिए, अब हमको इस इक्वेशन 1 का जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब उसका सॉल्यूशन कैसे तैयार करना है ध्यान से देखिए। अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर ये सारे सवाल आप तुरंत खुद ही आप बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो अब सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अतः दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन अर्थात हल हेतु, ठीक है, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव, ठीक है। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीजें निकालनी है। तो पहली चीज क्या है, ध्यान से सुनो। पहली चीज ये है कि आप m का इंटीग्रेशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, और इस पूरे इंटीग्रेशन के दौरान y को आप कांस्टेंट मान के चलिए। ठीक है, y यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, कांस्टेंट रहेगा। चलिए कैसे होगा ये काम, ध्यान से देखिएगा। m कौन है दोस्तों, तो ये है 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है, और y के साथ कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। 4 कांस्टेंट है और y भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो 4y पूरा कांस्टेंट हो गया,
और बचा कौन, x। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक, पूरा पूरा आपको समझ में आएगा, चिंता ना कीजिए। अच्छा, y को हम लोग कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो ये 2y² पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन 0 मत लिख देना, भूल से भी नहीं लिखना। डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, जैसे मान लो 2 है, 2 कांस्टेंट है, तो वो बाहर जाता है और बचता 1 है, तो उसका x होता है। ठीक है दोस्तों, जो भी कांस्टेंट रहता है वो बाहर चले जाता है, 1 बचता है, x रिस्पेक्ट में करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, 2y² पूरा का पूरा बाहर चले जाएगा और बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा x। तो आपके पास कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से देखो 2 दूनी 4 कटेगा, तो x प्लस 2x² y प्लस 2xy²। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। तो हमने m का किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, और y को कांस्टेंट लिया। अब आपको क्या करना है, आप समझ गए होंगे। अब वैसे ही हमको क्या करना है, एंड करके लिखता हूं, एंड इंटीग्रेशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज कांस्टेंट। तो अब x को कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, उसको लेके चलेंगे। चलिए n का कौन है भैया, ये n है, तो इंटीग्रेशन n की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 4xy प्लस 2x², और ये इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। पूरे प्रोसेस में x को कांस्टेंट मान के चलेंगे दोस्तों। 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा y, यहाँ पे 4 तो वैसे भी कांस्टेंट है और x को कांस्टेंट लेते तो 4x पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। और y का क्या होगा दोस्तों, y का होगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो y² बाई 2, तो ये 4x कांस्टेंट हो गया और y का y² बाई 2 हो गया, प्लस 2x² पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है और x को हम लोग कांस्टेंट लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो 2x² पूरा कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बन करके वो पूरा जस का तस रहेगा। ये कुछ इस तरह आप समझिए, जैसे 2x² लिखा है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, क्योंकि हम तो यहाँ पे x को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो ये बाहर आ जाएगा। अब ये जब बाहर आएगा दोस्तों तो अंदर बचेगा 1, और 1 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो y होगा, अर्थात कुल मिलाकर 2x² y हो जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा y प्लस 2xy² प्लस 2x² y। ठीक है दोस्तों, तो यही काम आपको सारे सवाल, जो काम मैं यहाँ पे किया हूं ना, आपको बाकी के तीनों सवालों में ऐसा ही काम करना है। ठीक है, बस आपके पास m और n की वैल्यूज बदली है, बस फंक्शंस बदल गए हैं, चीजें बदल गई हैं, बाकी काम यही होगा। आपको पहले इससे तुलना करना है, m और n पता करना है, फिर चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। वैसे दोस्तों मैंने वहां पे जो भी सवाल लिखे हैं वो सब एग्जैक्ट होंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ऐसा वाला भी सवाल बता दो जिसमें एग्जैक्ट ना हो। दोस्तों उसको आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे सवाल या ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट ना हो तो उसमें हमको एग्जैक्ट के रूप में उसको बदलना पड़ेगा, उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। और एग्जैक्ट बनाने के लिए एक फैक्टर होता है जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है उस समीकरण में, जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और क्योंकि फिर उस टॉपिक से जुड़ते हुए अनेक सारे सवाल हैं तो वो पूरा का पूरा एक वीडियो उसका बनेगा, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो भी। तो फिलहाल आप इसको देखिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको एग्जैक्ट पहले तसल्ली ले लेनी है कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। जब तसल्ली हो जावे तब आप सॉल्व करने के लिए ये दो स्टेप, ये दो काम करेंगे। पहला, m का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x आपको इंटीग्रेशन करना है m का, टेकिंग y कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद n का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है x को कांस्टेंट लेते हुए। अब ये जो दोनों आ गए हैं ना, अब कुछ नहीं करना है, सीधे एक लाइन में सॉल्यूशन लिखना है, देखिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, अब तो मेरे को इसको मिटाना ही पड़ेगा। दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे, अतः दिए हुए अवकल समीकरण का हल है, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज,
क्या करना है दोस्तों, जो आपने m को इंटीग्रेट करके लाया है वो और n को इंटीग्रेट करके लाया है वो, दोनों को कंबाइन करके लिख दीजिए सीधा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ऐसे टर्म्स जो दोनों में आए हुए हैं उनको दो बार नहीं लिखना है, एक बार लिखना है। देखो जो टर्म्स दोनों में अलग अलग है ना, जैसे यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ x है क्या, नहीं है, ठीक है, यहाँ y है ना, तो मतलब कुल मिला के दोनों को आप ज्वाइन करके लिख दो बस, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूँ x, ठीक है, फिर मैं लिख लेता हूँ, चलो y लिख लेता हूँ, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। फिर देखो 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई, फिर कौन है भाई 2x वाई स्क्वायर, 2x वाई स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे y है, y आ चुका है, ठीक है, मेरे को दोनों को कंबाइन करके लिखना है। यहाँ y आ चुका है, ठीक। अब बचा कौन कौन, यहाँ पे ये और ये बचा, किंतु ध्यान से देखो दोस्तों, ये और ये तो वहां पहले से ही आ चुके हैं, देखो ना 2x स्क्वायर वाई, ये देखो 2x स्क्वायर वाई वहां ऑलरेडी आया हुआ है और यहाँ लिखा चुका है। वैसे ही आप देखो 2x वाई स्क्वायर यहाँ भी आया हुआ है और यहाँ हमने उसको लिख दिया है। तो जो चीज दोनों में है उसको यहाँ पे दो बार नहीं एक ही बार लिखना है, बस यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो दोनों में अलग अलग है वो तो दोनों लिखाएगा, देखो x यहाँ पे लिखा है, y यहाँ पे लिखा है, मतलब आपको दोनों ध्यान देना है, कंबाइन करना भी है, परंतु जो चीज दोनों में है उसको वहां एक ही बार लिखना है, डबल रिपीट नहीं करना है। जब ये पूरा काम हो जावे तो बराबर में कांस्टेंट लगा देना है, बस हो गया खत्म। जहां सी कांस्टेंट ऐसे आप लिख दीजिएगा और यही दिए हुए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। खत्म। कितना सरल था दोस्तों। ऐसे ही आपको ये तीनों समीकरणों को हल करना है दोस्तों। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बात, अगर आप चाहते हैं कि सर ये तो तरीका बड़ा इजी है, लेकिन क्या ये तरीका और छोटा हो सकता है और सरल रूप में बन सकता है, तो दोस्तों हाँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और, मतलब इसी मेथड में थोड़ा सा चेंजेस, ठीक है, मेथड यही है परंतु थोड़ा सा चेंजेस करके हम इसको और सरल बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिए। पहले आप इस मेथड को अच्छे से अपने दिमाग में बसा लीजिए कि मुझे क्या करना है, m का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, y को कांस्टेंट लेते हुए जो भी आएगा उसको यहाँ रखना है। उसके बाद n का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x को कांस्टेंट लेते हुए। उसके बाद क्या करना है, यहां से जो मिला और यहां से जो मिला दोनों को कंबाइन करके लिखना है। और किस बात का ख्याल रखना है कि ऐसे टर्म्स जो दोनों में आए हुए हैं उनको वहां पे एक बार लिखना है, ठीक है। और जो जो टर्म्स उसमें आया है और इसमें नहीं आया है, या इसमें आया है उसमें नहीं आया है, उसको तो पूरा लिखना है। देखो x वहां आया यहाँ नहीं आया, या वहां लिखाएगा वो, y यहाँ है वहां नहीं है वहां लिखाएगा, ये ये यहाँ भी है वहां भी है, तो दो बार नहीं लिखाएगा, एक बार लिखाएगा। लिखाएगा जरूर परंतु दो बार नहीं, एक बार। और वैसे 2x स्क्वायर वाई यहाँ है वहां भी है, तो यहाँ वहां दोनों जगह है, तो दो बार नहीं, वहां एक ही बार लिखाएगा। मतलब यहाँ चीजें कैसे लिखनी है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोनों को कंबाइन करना है, साथ मिला के लिखना है, परंतु ये देख लेना है कि जो टर्म्स दोनों में है वो वहां दो बार न लिखावे, केवल एक बार लिखावे, ठीक है। ओके, अब सुनिए, इतना ये तो ये सवाल आपका खत्म हो गया ना, ये आपका आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब बनाने का तरीका थोड़ा सा और बदला जा सकता है। आप चाहते तो ना, देखो जो सरल और भी सरल करके आपको मैं बता रहा हूं, ये वाला काम करना है आपको, यहां तक तो करना ही करना है, ठीक है। यहां से आप थोड़ा सा तरीका बदल करके काम और आसान बना सकते हो। कैसे, सुनो, m का आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद यहां पर ना, जैसे अपन क्या किए, n का इंटीग्रेशन किए y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट लेते हुए, ठीक है। तो यहां पर ना आप थोड़ा सा चेंज करके ऐसा भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपका काम और भी आसान हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे इंटीग्रेट कीजिए, x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, परंतु यहाँ पे आप यहाँ पे एक बात लिख दीजिए। कौन सी बात बताऊं, यहाँ पे एक बात लिख दीजिए, n के वे पद जो x अंतर्विष्ट नहीं करते हैं या जो x नहीं रखते हैं,
इंग्लिश में आप लिखेंगे द टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। ठीक है, हम एन के ऐसे टर्म्स को ध्यान देंगे जो एक्स नहीं रखते हैं और उनका, ठीक है, उनका एक्स के रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। आप बोलोगे सर ये कठिन लग रहा है, बिल्कुल कठिन नहीं, बल्कि ये आपको ज्यादा इजी लगेगा। चलो एन कौन है बताओ, कहाँ गया एन? अरे एन को हमने, ये एन रहा, ये देखो इधर सवाल में से हम देख सकते हैं ये एन है। कौन है एन? 1 + 4xy + 2x²। ये एन है दोस्तों। अब आप मुझे पहचान कर बताइए कि हमने यहाँ पे लिखा है एन के वे पद जो एक्स नहीं रखते हैं। कौन कौन है वे पद जो एक्स नहीं रखते? देखो देखो, आप इस पद में आपको एक्स दिख रहा है, इस पद में आपको एक्स दिख रहा है, तो बचा कौन जो एक्स नहीं रखता? केवल 1। तो आप केवल 1 लिखोगे, और सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू, पहले जैसा ये ना, इंटीग्रेशन पहले भी अपन y के रिस्पेक्ट में करे थे और अब भी हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हुई हो गई थी, तो उसको तो ध्यान दीजिएगा, x के रिस्पेक्ट में नहीं, y के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और n के वे पद जो x नहीं रखते हैं, कौन कौन से पद है ना भाई? यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, केवल ये 1 बस बचा है जो x नहीं रखता है, और इंटीग्रेशन अपन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y आएगा। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तो आप वो रिपीटिंग होने वाले झंझट से मुक्त हो गए। ठीक है, दोनों कंबाइन करके लिख दो, ये इतना ही आएगा, देख लो, ये और ये तो हो गए ना इतने लोग, और बराबर कांस्टेंट। तो इतना चेंजेस करने से आप किस मुसीबत, मतलब कौन से झंझट से बच गए? कौन सा झंझट? देखो, जब अपन क्या करते एन का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते टेकिंग x कांस्टेंट, तो अपने को बहुत सारे टर्म्स मिल रहे थे, फिर दोनों को जब कंबाइन करके लिख रहे थे, फिर कौन सी बात का ध्यान देना पड़ रहा था कि जो टर्म्स दोनों में आए हैं वो रिपीट ना हो जाए, उनको केवल एक बार लिखा जाए। परंतु डायरेक्ट अगर आप ये वाला काम करते हैं, एन के वे पद जो x नहीं रखते हैं, तो जो पद x नहीं रखते हैं केवल आपको उन्हीं को यहाँ लिखना है। तो इस टर्म में x है, इस टर्म में भी x है, इसमें x नहीं है, तो यही लिखाएगा बस। उसके बाद ना रिपीट होने वाला आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपको अलग अलग मिलेगा। तो ये और कंबाइन करके लिख दिया और बराबर कांस्टेंट, आपका आंसर आ गया। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो दोस्तों, बाकी बचे हुए 3 डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपके होमवर्क हैं। आप पहले यथातथ होने की तसल्ली लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। आप दोनों तरीकों से सॉल्व करके देखिएगा, जो मैंने यहाँ पे आपको एम डी एक्स एन डी वाई पूरा है ना भाई, यहाँ वाई कॉन्स्टेंट, वहाँ एन, वहाँ यहाँ वाई कॉन्स्टेंट, वहाँ एक्स कॉन्स्टेंट, उस मेथड से भी बनाइएगा, और ये नॉट कंटेनिंग एक्स वाले से भी बनाइएगा, देखिएगा आपका आंसर सेम आएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में बताएंगे, और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले के सारे टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप सभी टॉपिक्स को देख सकते हैं। ये टॉपिक्स न केवल आपको बीएससी में, बल्कि बीएससी के बाद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि आईआईटी जैम, नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स में आपको ये टॉपिक्स बहुत काम आएंगे दोस्तों। तो जरूर पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।